हाय दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, यूटीआई एएमसी का जो आईपीओ होने वाला है उसके बारे में मैं आपको अब जानकारी देता हूँ। हालांकि मैं लेट हूँ मगर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो कंपनी क्या काम करती है। कि कंपनी का जो काम है वो है जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं उनको ये मैनेज करने का काम करती है। इसके अलावा इनका जो काम है वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। जी हाँ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का भी इनका जो काम है। और अगर इनकी टोटल इनकम का अगर हम देखें तो 72.7% जो इनकी इनकम होती है वो मैनेजमेंट सर्विस से ही होती है। तो काफ़ी बड़ा जो इनका इनकम का हिस्सा है वो मैनेजमेंट सर्विसेज से ही की जो फीस होती है उससे ही आती है। अब यहाँ पे आपको बताऊं कि आईपीओ की जो डेट है वो 29 सितंबर यानी कि कल से ओपन हो रहा है और 1 अक्टूबर तक ये ओपन रहेगा। यानी कि इसकी जो क्लोज डेट है वो 1 अक्टूबर 2020 है। और शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपये। और आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया है वो है 552 रुपये से लेके 554 रुपये का ये प्राइस बैंड है। यानी कि लोअर बैंड 552 का है, अपर बैंड 554 का है। मार्केट लॉट जो है वो 27 शेयर्स का लॉट रखा गया है। यानी कि अगर आप मिनिमम एक शेयर का अगर आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 27 शेयर मिलेंगे एक लॉट में, जिनकी कीमत कॉस्ट लगभग आएगी 14,958 रुपये की। और वहीं अगर आप जो मैक्सिमम कितने कर सकते हैं तो 13 लॉट आप जो है इसमें मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें शेयर्स आपको टोटल मिलेंगे 351। और अपर बैंड पे जो इसकी कॉस्ट पड़ेगी वो 1,94,454 जो आपको टोटल कॉस्ट पड़ेंगे। अब इसके बाद आप फाइनलाइजेशन कब तक हो जाएगा आपका जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो फाइनलाइजेशन होगा वो 7 अक्टूबर 2020 तक होगा। उसके बाद जो इनिशिएशन रिफंड जो आपका यानी कि जिनको भी अगर आईपीओ अलॉट नहीं होता है शेयर्स अलॉट, उनका रिफंड जो इनिशिएट हो जाएगा वो 8 अक्टूबर 2020 को इनिशिएट हो जाएगा। शेयर्स आपके डीपी में क्रेडिट हो जाएंगे 9 अक्टूबर 2020 को और लिस्टिंग होगी इसकी 12 अक्टूबर 2020 को। जी हाँ, 12 अक्टूबर 2020 को जो है ये शेयर लिस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो क्यूआईबी को जो उन्होंने पोर्शन दिया है यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो बायर्स हैं उनको 50% का इसमें जो है पार्ट दिया गया है। उसके बाद एनआईआई को जो दिया गया है 15% का। रिटेल सेगमेंट को इसमें यानी कि रिटेल सेक्टर को 35% का इसमें दिया गया है, जो नॉर्मली आईपीओ में 35% का जो हिस्सा मिलता है रिटेल सेक्टर को। अब इस आईपीओ के जो लीड मैनेजर्स हैं वो बहुत बड़े हैं यानी और काफ़ी ज़्यादा हैं। 7 लीड मैनेजर्स हैं इस आईपीओ के। एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड एंड एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड। तो ये 7 लीड मैनेजर जो है इस आईपीओ को हैंडल कर रहे हैं। इसका जो रजिस्ट्रार है वो है कैफिन टेक प्राइवेट लिमिटेड, ये इसके रजिस्ट्रार हैं। तो इसकी साइट पर जाकर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर इनकी जो ईमेल आईडी वहाँ पर दी रहेगी, वहाँ आपको अगर कोई क्वेरी होती है तो उस ईमेल पे भेज के आप क्वेरी रिजॉल्व करवा सकते हैं अपने आईपीओ के रिलेटेड। अब कंपनी के थोड़े फाइनेंशियल देखें तो ये एक कंसर्न पॉइंट है और एक और कंसर्न पॉइंट है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर फाइनेंशियल देखें तो रेवेन्यू जो 2018 में था वो 11,627.47 मिलियन का था। और प्रॉफिट जो था वो 4,050.91 मिलियन का था 2018 में। वहीं 2019 में रेवेन्यू हो गया 10,808.94 मिलियन का। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 3,479.27 मिलियन का। यानी कि रेवेन्यू भी कम हुआ, साथ साथ प्रॉफिट भी डिक्लाइन हुआ। और 2020 में अगेन जो रेवेन्यू इनका आ गया 8,909.61 मिलियन का। वहीं पैट इनका रहा 2,764.85 मिलियन का। तो यहाँ पर जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो उसके जो आंकड़े हैं उनमें कंटिन्यू जो है डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट के साथ साथ रेवेन्यू पे भी। और कहीं भी कंपनी में जो है ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है कि कंपनी ने कुछ ग्रोथ किया हो पिछले 3-4 सालों में। कंपनी एक तो डिक्लाइन की ओर जा रही है, कंटिन्यू जो है इनके प्रॉफिट में डिक्लाइन आ रहा है, रेवेन्यू में डिक्लाइन आ रहा है। उसके अलावा कंपनी ने कुछ ऐसा नया नहीं किया है कि कहीं से दिखे कि यस कंपनी के कोई ग्रोथ कर रही है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा कंसर्न है दोस्तों कि ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी जो है वो गवर्नमेंट्स की है। यानी कि एक गवर्नमेंट म्यूचुअल फंड एएमसी भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि इनके जो 4 स्पॉन्सर्स हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे उनमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है। पर अब यहाँ देखें तो अगर आप निपॉन की बात कर लें या फिर
HDFC AMC ये इसके बहुत बड़े कॉम्पिटिटर हैं और वो अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं और इससे अच्छा खासा जो है परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ये एक कंसर्न है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि 4 जो इसके शेयर होल्डर हैं, जो कि क्योंकि ये जो आईपीओ आ रहा है ये प्योरली ओएफएस है, यानी कि 100% ऑफर फॉर सेल है ये, यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर बेच रहे हैं और वही आपको जो है मिलेंगे आईपीओ में। तो पहले हम हिस्सेदारी बता दें अभी किसके किस पास कितनी है। तो एसबीआई के पास जो है वो 18.24% है। एलआईसी के पास भी 18.24% है। बैंक ऑफ बड़ौदा के पास भी 18.24% है। उसके बाद पीएनबी के पास भी 18.24% है। और ये जो चारों जो मैंने नाम लिए आपको, जो शेयर होल्डर्स हैं इनके, ये चारों शेयर होल्डर में गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये 4 हुए। उसके बाद इनका एक ग्लोबल मैनेजमेंट फंड भी है जो कि बहुत बड़ा है, वो है टी रो प्राइज। इसकी हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है जो कि 26% की हिस्सेदारी एएमसी में रखता है यूटीआई के। चलिए, अब क्योंकि मैंने कहा कि ये ऑफर फॉर सेल है और यहाँ पर जो कंपनी ने बताया है आईपीओ लाने का जो कारण बताया है वो भी यही बताया है कि ये जो शेयर होल्डर है, यानी कि वो लिस्टिंग का जो है प्रॉफिट फायदा उठाना चाहते हैं एक्सचेंज में, यानी कि लिस्टिंग से जो कंपनी को प्रॉफिट होते हैं वो लेना चाहते हैं। और क्योंकि पुराने शेयर होल्डर जो हैं उनको शेयर बेच के निकलना है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि जो एसबीआई है उसको जो शेयर बेचने के बाद, यानी कि ओएफएसआई आईपीओ के बाद जो इसकी हिस्सेदारी बचेगी 9.99% की बचेगी। एलआईसी की 9.99% बचेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो है 9.99% बचेगी। हाँ, पीएनबी कम शेयर सेल कर रहा है तो इसकी 15.24% की हिस्सेदारी बचेगी। और टी रो प्राइस की जो बचेगी वो 30% की हिस्सेदारी बचेगी इस आईपीओ के बाद। मगर यहाँ पर दोस्तों जो भी आईपीओ आ रहा है उसमें जो भी पैसा रहेगा वो कंपनी के वर्किंग कैपिटल में ना जाकर ये सीधा सीधा जो भी शेयर होल्डर इसको बेच रहे हैं उनको ये पैसा चला जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी वर्किंग कैपिटल कंपनी को नहीं मिलेगी। तो पहली चीज़ तो ये कि ये आईपीओ में जो भी पैसा आएगा वो कंपनी में वर्किंग एज ए वर्किंग कैपिटल नहीं लगेगा। और दूसरी चीज़, ये ओएफएस है, पुराने जो शेयर होल्डर हैं वो अपने शेयर्स बेचेंगे, यानी कि कोई भी नए शेयर्स नहीं है यानी। और उसके बाद आपको बताऊं कि कंपनी का परफॉर्मेंस आप देखिए फाइनेंशियल, काफ़ी जो है कंसर्न है उसके रिलेटेड। तो पर्सनली मैं इसे नहीं कहूँगा, हाँ, मगर अगर आप देखना भी चाहते हैं तो अगर आप अप्लाई कर भी सकते हैं उतना बुरा भी नहीं है। मगर अगर आपको अलॉट नहीं भी होता है तो इतना इसमें अफसोस करने की बात नहीं रहेगी मेरे हिसाब से। आप जब भी आईपीओ लिस्ट हो जाए उसके बाद एक बेस, क्योंकि एच डी एफ सी एएमसी का भी जब आईपीओ लिस्ट हुआ था उसने अच्छा रन अप दिया था, मगर फिर जो है वो काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली थी उसमें। तो हो सकता है इसमें भी थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले और एक आपको वापस जो है अच्छे प्राइस पे इसमें मिल सकता है। आप एक बेस बनने का टाइम का वेट करेंगे इस आईपीओ के लिस्टिंग के बाद तो आपको ये शेयर भी अच्छे प्राइस पे शायद मिल जाए। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।